हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने ये चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम इसका एक क्विक रिवीजन कर रहे थे, जहां पर हम सारे टॉपिक्स को एक बार फिर से रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, अब इस रिवीजन के बाद बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस का रिवीजन कंटिन्यू करेंगे और इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलिए बच्चों, एक बार आप देख लीजिए, ये सारे टॉपिक्स तो हमने रिवीजन कर लिए थे। हम अकरेंस ऑफ मेटल्स की बात कर रहे थे, यानी कि मेटल जो है कैसे अक्कर होते हैं, कैसे आते हैं मेटल्स, कहाँ से आते हैं। देखो, हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी हमने जो प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज एक्सेप्शनल है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। और ये भी कहा है साथ में कि वो जो प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सेप्शनल है, ज्यादातर क्वेश्चंस उन्हीं से एग्जाम में आते हैं। क्योंकि जो सेम प्रॉपर्टीज है, जो कॉमन प्रॉपर्टीज है, वो तो हमें पता होती हैं, वो सबको पता होती हैं, लेकिन जो इनकी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी। और बच्चों, यहाँ पर बहुत सारी रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम यहाँ पर ही देख लें तो जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स है, वो कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है, उसके बारे में हमने पढ़ा है, उनकी रिएक्शंस हमने देखी है। वही रिएक्शन ज्यादा इसीलिए है यहाँ पर क्योंकि बच्चों मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की हमें वाटर के साथ भी रिएक्शन देखनी, दोनों की हमें एसिड के साथ भी रिएक्शन देखनी है। तो दोनों की रिएक्शन देखनी, इसीलिए जो रिएक्शंस है वो ज्यादा बढ़ जाती है। बाकी जब हम मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे अभी आगे, तो वहां पर भी हमें बहुत सारी रिएक्शंस देखनी है। ठीक है, तो रिएक्शंस आपको देख लेनी है अच्छे से और नोट कर लेनी है, ताकि अच्छे से आप इनको रिवाइज कर सके। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाले पार्ट, ये सारे पार्ट हमने रिवीजन कर लिए थे अच्छे से। फिर हम रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे थे। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने कहा कि रिएक्टिविटी सीरीज को हम 3 पार्ट्स में बांट देते हैं। एक जो हमारे सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, एक जो हमारे सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, और एक जो हमारे बीच यानी कि मीडियम रिएक्टिव होते हैं। ठीक, अब जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे पोटेशियम हो गया। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो कौन सा है, वो है पोटेशियम। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर आता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है, और बच्चे इसका आंसर अक्सर गलत लिखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं सोडियम और पोटेशियम के बीच में। क्योंकि ज्यादातर एग्जांपल्स हमने सोडियम के पढ़े हुए होते हैं, तो बच्चे सोडियम इसका आंसर कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है हमारा पोटेशियम। ठीक है, चलिए अब आ जाती है रिएक्टिविटी सीरीज की, जहां पर हमने बात की जो हमारे सबसे रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। इनका जब एक्सट्रैक्शन किया जाएगा तो वो किया जाएगा बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। दूसरी चीज, ये हाईली रिएक्टिव हैं, तो इसीलिए ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, कभी भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये अपनी फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में पाए जाएंगे, नहीं पाए जाते। ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए, और इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि इनका निष्कर्षण किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। बात करते हैं हमारे जो मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट है, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया। ठीक है, ये एलिमेंट ये वो होते हैं बच्चों हमारे लेस रिएक्टिव, या हम कह सकते हैं कि मीडियम रिएक्टिव। ठीक, अब ये हमारे फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। ये भी कैसे पाए जाते हैं, ये भी कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं। अब इनका जो एक्सट्रैक्शन है बच्चा, वो हम रिडक्शन के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे वेरी अनरिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। तो ये कैसे एलिमेंट है जो बहुत कम रिएक्टिव है। बहुत कम रिएक्टिव होने के कारण बच्चों ये अपनी फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। सारे नहीं, ज्यादातर इनमें से फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, और कुछ जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, ये पाए जाते हैं कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, चलिए, तो एक बार ये सारे पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा बच्चों, आप इस तरीके से रिएक्टिविटी सीरीज बनाएंगे और उस पर ही सारे पॉइंट्स अगर आप लिख लेंगे तो ज्यादा आसानी होगी आपको पॉइंट्स याद करने में। ठीक है, जैसे ये जितने भी एलिमेंट्स है, पहली बात तो ये ज्यादा रिएक्टिव है कार्बन से, इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। और दूसरी चीज जो हमने कही कि नेवर फाउंड इन
इन फ्री स्टेट। ठीक है, फ्री स्टेट में ये कभी भी नहीं पाए जाते। अच्छा, बाकी ये वाले, ये भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, और ये तो हमारे नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी हमने अपने लास्ट लेक्चर में, जहां पर हमने कहा था कि कैसे हम मेटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो कोई भी एलिमेंट हो, वैसे तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं बच्चों, जहां पर हम इनको एस पी डी एफ ब्लॉक्स में इनके जो है इलेक्ट्रॉन्स को पुट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन सा एस में है, पी में है, डी में है या एस में है, कौन से ऑर्बिट में है, ऑर्बिटल में है। ठीक है, तो ये तो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर एक इजी सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को बांट देते हैं कि कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने ये अच्छे से पढ़ लिया था। जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन एलिमेंट, इसका बच्चों एटॉमिक नंबर है 17। ठीक है, अब हम के, एल और एम और एन शेल में जब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो यहाँ पर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी बचे 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन शेल जो है यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस तरीके से फिल कर लिया है। सिंपल। चलिए, तो इस तरीके से ये आ गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों आनी चाहिए कि जब हम आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनके बीच में क्या होता है बच्चों, वो शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, या गेन करते हैं या डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजों में से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, या तो शेयर, या तो डोनेट, या तो गेन करेंगे। ठीक है, अब फिर इनके बीच में आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिनसे ये आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है जब हम वो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसे अगर हम वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी कितनी है बच्चों, देखो लास्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 8 माइनस 7 कर लेंगे, आ जाएगा 1, वैलेंसी हो जाएगी 1। या इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर, ऑक्टेट यानी कि आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा तो वैलेंसी हो जाएगी बच्चों 1। वैलेंसी का मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने क्या करे हैं, या तो शेयर करे हैं, या तो गेन करे हैं, या तो लूज करे हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वही क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो जाएगी। और वैलेंसी को सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं वैलेंसी इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी। ठीक है, क्या है, कंबाइन करने की कैपेसिटी। चल, ये तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि कैसे यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। जैसे सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन क्या है हमारा नॉन मेटल, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी की मदद से हम क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये जो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। खैर ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हमने कहा कि इनके बीच में होती है बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस वजह से ये सोडियम क्लोराइड NaCl की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये NaCl जो है बच्चों मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, अपोजिटली चार्ज आयन की वजह से ये एग्रीगेट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये तो हमने पढ़ लिया था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, ये भी हमने, फिर हम पढ़ रहे थे बच्चों अकरेंस ऑफ मेटल, मेटल कैसे अकर होते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया था कि मेटल्स जो है वो किससे बने हुए होते हैं। देखो, मेटल्स बच्चों कहाँ पाए जाते हैं, 2 जगह पर, एक तो अर्थ के क्रस्ट में और एक सी वाटर में। अर्थ का क्रस्ट हमारा क्या है, मेजर सोर्स है, ज्यादातर मेटल्स हमें अर्थ के क्रस्ट से मिलते हैं। अब ये है दे फाउंड इन फ्री स्टेट और एज कंपाउंड। अब ये जो एलिमेंट्स है बच्चे, ये जो मेटल्स हैं जो हमें मिलते हैं, या तो ये फ्री स्टेट में होंगे या तो ये कंबाइन
कंपाउंड्स की फॉर्म में होंगे। फ्री स्टेट में कौन होंगे? जो सबसे कम रिएक्टिव होंगे वो फ्री स्टेट में होंगे, जो हाईली रिएक्टिव होंगे या मीडियम रिएक्टिव होंगे वो कंपाउंड की फॉर्म में होंगे। ये हमने डिस्कस किया था पीछे अभी। तो सी वाटर, अच्छा सी वाटर में भी हमारे क्या होते हैं बच्चों? मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का सोडियम देखो मेटल है। मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम बच्चों क्या है? एक मेटल है। ठीक है, द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल। तो जो कंपाउंड अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली पाए जाते हैं उन्हें मिनरल कहा जाता है। अगर हम सिंपल कहें, जो एलिमेंट या कंपाउंड अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली यानी कि प्राकृतिक तरीके से पाए जा रहे हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? मिनरल कह रहे हैं। लेकिन ये जो मिनरल है दैट कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल। अगर किसी मिनरल में किसी पर्टिकुलर मेटल का हाई परसेंटेज हमें मिल रहा है तो उसे हम कहेंगे ओर। जैसे हम बात करें, ये हमारे पास कोई मिनरल है। क्या है? मिनरल है। मिनरल है, ठीक है। अब इस मिनरल में जो है कोई मेटल, जैसे हम कहें Fe, आयरन मेटल का क्या है? परसेंटेज है। कितना परसेंटेज है आयरन मेटल? हम कहते हैं सपोज 98% आयरन मेटल है। तो अब इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? अब ये हमारा क्या है? अब ये हो गया हमारा ओर। क्या हो गया? ओर। अब इस ओर में से इस 98% आयरन को हम क्या कर लेते हैं बच्चों? एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो हम एक्सट्रैक्शन में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना देख लीजिए। चलिए, फिर हम बात कर रहे थे बच्चों कि कैसे इन मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो जहां पर हमने कहा कि जो हमारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो वो तो कभी भी कंबाइन वो तो कभी भी जो है फ्री स्टेट में मिलेंगे नहीं। ठीक, कंबाइन स्टेट में ही मिलेंगे। और दूसरी चीज, उन्हें सेपरेट किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। ठीक, फिर जो हमारे आते हैं मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट्स बच्चों, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया। तो ये क्या है? मीडियम रिएक्टिव है। इनको सेपरेट किया जाता है रिडक्शन के द्वारा। बात आती है जो हमारे लीस्ट रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव है, जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, और बच्चों हो गए कॉपर हो गया, प्लैटिनम हो गया। तो ये पाए जाते हैं फ्री स्टेट में इनमें से ज्यादातर। ठीक है, लेकिन कुछ जो है वो कंबाइन स्टेट में भी पाए जाते हैं, जैसे कॉपर की बात करें या सिल्वर की बात करें तो बच्चों ये कंबाइन स्टेट में पाए जाते हैं। इसीलिए इनको भी क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब वो क्या मेथड है जिनके द्वारा हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं? वो है ये टेबल। अपने लास्ट लेक्चर में बच्चों इस टेबल पर हमने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस टेबल में पढ़े थे, जिनको हमने कहा था कि हम आगे इनको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा बच्चों, ये हमारे चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अकरेंस ऑफ मेटल्स। चलिए, तो अब एनरिचमेंट ऑफ ओर्स की बात कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, जो ये हमने क्या कहा कि जो हमारे पास ये मिनरल है, ठीक है, जैसे यहाँ पर टिन का ऑक्साइड है, ये क्या है? हमारा मिनरल है। अब हमने क्या कहा कि ये जो ओर है उसमें कोई मेटल की हाई परसेंटेज होती है ना? किसी भी मेटल की, हम कहें कि उसमें टिन की हाई परसेंटेज है या किसी भी मेटल की बात कर लेते हैं, उस मेटल की क्या है बच्चों? हाई परसेंटेज है। ठीक है, तो उस हाई परसेंटेज में जब हम उसको क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज भी तो होगी, जैसे थोड़ा बहुत मिट्टी होगी, सैंड होगी, है ना, सॉइल होगी, थोड़ा बहुत ये इम्प्योरिटीज होंगी। तो ये जो अशुद्धियां हैं, ये जो इम्प्योरिटीज है, इन्हें कहा जाता है बच्चों गैंग पार्टिकल्स या गैंग। क्या कहा जाता है? गैंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें कहा जाता है गैंग। स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा स्पेलिंग डिफरेंट है, GANGUE। ठीक है, इन गैंग्स को अलग अलग सेपरेशन की टेक्निक द्वारा, ठीक है, पृथक्करण की अलग अलग जो टेक्निक्स हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। अगला है, यहां पर बात करते हैं लो रिएक्टिविटी, जो हमारे वाले लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो एक एक करके हम लो, हाई और मीडियम रिएक्टिविटी सारे मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। वैसे हमने फ्लो चार्ट जो देखा था उसमें प्रोसेस तो पढ़ ली थी ऊपर ऊपर से, यहाँ से हम थोड़ा डिटेल में प्रोसेस पढ़ेंगे। चलिए, तो सिनाबार जिसे हम HGS कहते हैं बच्चों, ओर ऑफ मर्क्यूरी, ये किसका ओर है? मर्क्यूरी का एक ओर है। ऑन हीटिंग इन एयर इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो इसे बच्चों एयर में देखो HGS को
एयर के साथ, यानी कि एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, एयर के साथ हीट करने पर क्या बनाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है और SO2 गैस, मर्क्यूरी ऑक्साइड और SO2 गैस बनाता है। फिर इस मर्क्यूरी ऑक्साइड को क्या किया जाता है, हीट करके रिड्यूस किया जाता है मर्क्यूरी में, एंड देन रिड्यूस टू मर्क्यूरी, और इसे जो है रिड्यूस किया जाता है मर्क्यूरी में और ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकलती है। तो सिंपल सी बात है, हमने क्या किया, ये जो HGS है, ओर ऑफ मर्क्यूरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका ये नाम क्या है, सिनेबार। ठीक, इसको क्या किया जाता है, एयर में पहले हीट किया जाता है, तो इस HGS को बच्चों मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करके रिड्यूस कर दिया जाता है मर्क्यूरी में। ठीक, बात करते हैं कॉपर ओर की। कॉपर के ओर की अगर हम बात करें तो इसको भी एयर के साथ हीट करके कॉपर में रिड्यूस किया जाता है। तो Cu2S O2 के साथ हीट करके Cu2O में बना दिया जाता है, फिर Cu2O को Cu2S के साथ दोबारा रिएक्ट करके कॉपर बनता है। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, ये Cu2S दोबारा आ रहा है ना यहाँ पर, है ना, इसीलिए ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट बन जाती है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। इसको आपको जरूर से नोट कर लेना है, एक बार ध्यान से देख लेना है कि कैसे जो है कॉपर हमें मिल रहा है। ठीक, चलो इतना नोट कर लो आप लोग एक बार, इसको अगर आपने नोट किया हुआ है ये पहले से तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिडिल एक्टिविटी सीरीज में जो मिडिल वाले हमारे एलिमेंट क्या थे, जिंक, लेड, है ना, ये सारे एलिमेंट थे, आयरन, आयरन भी था। ठीक है, चलिए, तो दीज आर प्रेजेंट एज सल्फाइड और कार्बोनेट्स इन नेचर। अच्छा, ये सल्फाइड और कार्बोनेट्स की फॉर्म में नेचर में पाए जाते हैं, सल्फाइड की फॉर्म में या कार्बोनेट की फॉर्म में। अब हमने फ्लो चार्ट में क्या पढ़ा था कि सल्फाइड की फॉर्म में है या कार्बोनेट की फॉर्म में है, तो क्या किया जाता है बच्चों, रोस्टिंग की जाती है, अगर कार्बोनेट की फॉर्म में हो तो कैल्सिनेशन किया जाता है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद क्या करते हैं, हम इनको रिड्यूस करते हैं, फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट करके प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, चलो तो इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या हो रहा है। इट इज इजियर टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट ऑक्साइड। अब इसके ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना क्या हो जाता है हमारे लिए, इजी हो जाता है। तो मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स आर कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड। तो मेटल सल्फाइड और कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक, sulfides are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air. This is called roasting. अच्छा, अब रोस्टिंग की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में आएगा कि रोस्टिंग की डेफिनेशन बताइए या कैल्सिनेशन की डेफिनेशन बताइए। अब दूसरी चीज हमने यहाँ पर पढ़ी कि ये होते हैं बच्चों सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट। ठीक है, चलो इतना तो समझ में आया। अब ये जो सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो इससे इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ऑक्साइड की फॉर्म में कर देते हैं कन्वर्ट। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना क्या हो जाता है, ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो वही हमने किया। तो सल्फाइड को क्या किया बच्चों, जो सल्फाइड ओर था और जो कार्बोनेट ओर था, तो सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, कैसे, इसको स्ट्रांगली हीट किया एयर की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया। जबकि कैल्सिनेशन में हमने क्या किया, इसको हीट किया कैसे, लिमिटेड एयर में, या हम कहें एयर की एब्सेंस में। तो इस तरीके से हमने इनको क्या बना दिया बच्चों, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये रही हमारी रोस्टिंग की पूरी इक्वेशन। देखो, जिंक सल्फाइड, हमने इसको ऑक्सीजन के साथ क्या कराया, हीट कराया, इसीलिए प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, रोस्टिंग कह रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हीट करा रहे हैं, जिंक ऑक्साइड बन गया। वैसे यहाँ पर भी हमने क्या किया, कैल्सिनेशन प्रोसेस की, जहां पर हमने बिना ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसको हीट कराया, ठीक, तो हमारा जिंक ऑक्साइड बन गया। सिंपल, दोनों प्रोसेस समझ में आई। अगर कार्बोनेट और सल्फाइड की फॉर्म में है तो ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट करेंगे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दो डिफरेंट प्रोसेस है। और ये एग्जाम में जो है ब्रीफ नोट लिखने के लिए आ जाता है या कभी डिफाइन करने के लिए आ जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।